महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, आज के वर्तमान युग में मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? और भारतवर्ष जो प्राचीन काल में अत्यंत विकसित और उन्नत था, आज क्यों नहीं हो पा रहा है? महाराज जी, इस पर आपका विचार क्या है? कृपा करके बताने की कृपा करें। मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु काम वासना है। वासना एक ऐसा मनोरोग है जो मानव के मस्तिष्क को खंड खंड में विनाश की ओर ले जाता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। और ये वासनाएं मानव को एक तरह का राक्षस प्रवृत्ति में प्रवेश करा देते हैं, जो आज के वर्तमान युग में देखा जा सकता है और सभी लोग देख रहे हैं इसको। तो प्राय प्राचीन काल में भारत इतना मर्यादित जीवन बिताने वाला एवं सच्चा ब्रह्मचारी का पालन करने वाला होता था, तभी भारत विश्व के अंदर महान देशों में सबसे अग्रणीय देश था। आज वर्तमान युग में समस्या यह है कि प्राय भारत बहुत वर्षों तक गुलामी के दौर से गुजरा था। तो इस कारण से भारत की जो सभ्यता, संस्कृति और धर्म था, उसको खंडित कर दिया गया और उसके नाश के लिए बहुत कुछ चेष्टाएं की गई। पहले भारत के अंदर में प्राय इतना विकसित देश था, हर क्षेत्र के अंदर में, एक क्षेत्र नहीं। अगर मानव चरित्र का पालन करेगा तो उससे बड़ा उसको कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। ब्रह्मांड के अंदर कोई ऐसा पुरस्कार नहीं है जो चरित्रवान के समान होता है। आद्य भगवान शंकराचार्य भी अपने प्रश्नोत्तरी ग्रंथ के अंदर लिखा है, किम भूषणाद भूषणमस्ति शीलम, अर्थात सब भूषणों में, सब पुरस्कारों में सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो उसका उत्तर एक ही आद्य भगवान शंकराचार्य ने दिया है कि चरित्र ही सबसे बड़ा भूषण है। वह भूषण नष्ट हो गया तो हम सब तरह से गिर जाएंगे। सब अधर्म के, मानव धर्म के विपरीत कार्य करेंगे, जो आज हो रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है। और हम आज भी उस गुलामी से बाहर नहीं निकल पाए और उस गुलामी को स्वीकार कर लिया है। अब आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने जब भारत पे शासन किया तो उन्होंने अपनी संस्कृति को भारत के अंदर थोप दिया, मुगलों ने भी थोप दिया, और भी अनन्य उन्होंने बहुत कुछ आक्रमण किया, वो भी सब भारत के अंदर में उसकी संस्कृति विद्यमान हो चुकी है। अंग्रेजों की तो विशेष संस्कृति भारत के अंदर हर मानव के अंदर में समाई हुई है, जबकि भारत की मूल प्राचीन संस्कृति थी, उसका तो प्राय दिनों दिन ह्रास ही हो रहा है। अब आप देखें कि अंग्रेजों ने एक चरित्र पतन के लिए एक नई संस्था का निर्माण किया। क्यों किया? कि प्राय इंग्लैंड के अंदर में प्राय अविवाहित स्त्री और पुरुष एक साथ लव इन रिलेशनशिप में रहते थे। लव इन रिलेशनशिप बिना विवाहित के स्त्री पुरुष साथ साथ में रहते हैं, और फिर वह उसकी जो संतान हो जाती है, वह संतान अब कहाँ रहे, क्योंकि उनको संतान से कोई मतलब नहीं है, वो प्राय उस संतान को छोड़ देते थे। तो ये प्राय इंग्लैंड के अंदर ये समस्या पैदा हो गई।
तो उसके बाद उन्होंने एक तरह का ये संस्थान का कॉन्वेंट शब्द दिया। कॉन्वेंट शब्द इंग्लैंड की ही देन है, अंग्रेजों की देन अर्थात। तो वह उन्होंने यह कानून भी लगा दिया कि यह बगैर विवाहित जो स्त्री पुरुष रहते हैं उन सबको उनकी संतानों को पालने के लिए हम उसकी व्यवस्था करेंगे। तो प्राय व्यवस्था कैसे हुई, वह उन्होंने इंग्लैंड में पहला कॉन्वेंट स्कूल सन 1609 में खोला गया था, चर्च के अंदर खोला गया था। उसमें यह हमारे इतिहास के अंदर तथ्य भी मौजूद है, इसका कोई अध्ययन करना चाहे तो कर सकते हैं। तो इसके अंदर में प्राय यही परंपरा रही कि जब अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बनाया तो भारत में पहला कॉन्वेंट स्कूल कलकत्ता में सन 1842 में खोला गया था। परंतु जब हम गुलाम थे, परंतु आज भी भारत के अंदर लाखों कॉन्वेंट स्कूल है विद्यमान। तो भारत के अंदर में पहला 1842 में कलकत्ता में सबसे प्रथम कॉन्वेंट स्कूल खोला गया। दूसरा बम्बई में, तीसरा मद्रास में। वह आज भी विद्यमान है, उसको किसी ने उसको हटाया नहीं, आज भी वही से चल रहा है। जैसे प्राचीन काल में अंग्रेजों के गुलाम समय में चलता, वह आज भी विद्यमान है। और लाखों स्कूलें ऐसे खुल चुकी है भारत के अंदर, और भी लाखों स्कूल खोलने के लिए प्राय लोग प्रयास कर रहे हैं प्राय। तो आप ये समझिए कि भारत के अंदर में कैसे सुधार हो सकता है। पहले तो भारत सरकार को कॉन्वेंट स्कूल बंद करना चाहिए। प्राय पहले तो मुख्य जो 3 केंद्र है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, जो इसको चेन्नई कहते हैं, आज का नाम परिवर्तन कर दिया गया, चेन्नई है उसका नाम। तो इन तीनों स्कूलों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए और कॉन्वेंट स्कूल को पूरे भारत से बाहर निकाल दिया जाए। भारत में उसका एक ही स्कूल नहीं होना चाहिए, परंतु है प्राय आज के समय में। और इसके अंदर में ये भी देखने को मिला हमको कि प्राय हम देखेंगे कि भारत के अंदर में अंग्रेजी भाषा का बहुत बड़ा प्रचलन हो चुका है, और वहीं की परंपरा, वहाँ की संस्कृति, वहीं की जो जीवन शैली है, कल्चर है, वो अपनाया जाता है। आप देखेंगे कि अंग्रेजी कोई अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं है। दुनिया में 200-400 देश हैं, 204 देश हैं प्राय। आप देखेंगे कि विश्व के अंदर केवल 11 देश ऐसे हैं जहां अंग्रेजी बोली जाती है, और हर देश की अपनी प्राचीन भाषा है, मूल भाषा, उसी में बातचीत करते हैं। आप चाइना जाएंगे तो चाइनाई भाषा से बोले जाएंगे, जापान जाएंगे जापानीज भाषा, रशियन जाए तो रशियन भाषा, और प्राय हर देश में अपनी भाषा बोली जाती है। जर्मनी में जाए तो जर्मनी भाषा, फ्रांस में जाए तो फ्रांसीसी भाषा, ऑस्ट्रेलिया में जाए तो ऑस्ट्रेलियाई भाषा। परंतु भारत के अंदर अंग्रेजी भाषा का बड़ा बोलबाल हो गया, हर क्षेत्र में, हर कार्यालय में, हर डिपार्टमेंट में, यहाँ तक भी कोर्ट में भी, स्कूल में भी, सब इंग्लिश भाषा। भारतीय संस्कृति के अंदर जो जीवन बनाने वाली भाषा थी, जो मर्यादित भाषा थी, जो मानव को जीना सिखाती थी, उस भाषा को लुप्त कर दिया गया है। इस पर हमारी भारत सरकार भी कोई विचार नहीं कर रही है। कुछ कार्य अच्छे भी किया है वर्तमान सरकार ने, ऐसा नहीं किया है। भारतीय संस्कृत भाषा के लिए कुछ कार्य हुआ है, पर बहुत कम मात्रा से में हुआ है। अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तो भारत को उस शैली में डालने के लिए सरकार का भी समर्थन जरूरी है, क्योंकि कानून तो सरकार बनाती है, जन जन तक तो वही कानून चलेगा जो सरकार ने बनाए हैं। तो प्राय इस पर हम विचार करेंगे कि भारतीय मानव को विचार करना चाहिए कि भारतीय संस्कृति बते, चरित्रवान बने, आने वाली पीढ़ी चरित्रवान बने, चरित्र की रक्षा करे, उसका संरक्षक करे, तभी ये भाषा जीवित रह सकती है, चरित्र जीवित रह सकता है, वरना ये भाषा जीवित नहीं रहेगी। आप देखेंगे कि हमारा न्यायालय भी इसके लिए अपना कोई उत्तरदायित्व नहीं निभा रहा है। प्राय सन 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा
ने भी ऐसे फैसले सुनाए जो चरित्र पतन के लिए सहायक हैं, जैसे समलैंगिकता, उन्होंने भी उसको वैध कर दिया, मान्य कर दिया। अब बताओ, ये पशु भी इस कार्य को नहीं करते। किसी पशु को आपने देखा है, परंतु मानव इस कार्य को करता है, तो कितनी शर्म लज्जा की बात है। ये न्यायालय हमारे भारतीय संस्कृति को चौपट कर रहा है या उदय कर रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। और उसके बाद दूसरा कानून और बड़ा खतरनाक बना दिया। वो प्राय आप देखेंगे कि 17 सितंबर 2018 में आईपीसी 497 धारा को निरस्त कर दिया गया। उसके अंदर क्या होता है कि प्राय स्त्री पुरुष जो पारिवारिक जीवन जीते हैं पति पत्नी के रूप में, वह किसी से भी संबंध बना सकते हैं, इसको मान्य कर दिया गया। अब ये बताओ, भारतीय पूरे विश्व के अंदर परिवारवाद है वो भारत के अंदर है, पवित्र जो पति पत्नी का रिश्ता है वो भारत में है और किसी विश्व की सभ्यता में नहीं है। तो इस कानून को मान्य कर दिया। अब बताओ, उस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बुद्धि किस गर्त में जाकर गिर गई है, किस खड्डे में जाके गिरी कि उसने ये फैसला दे दिया। और उससे ज़्यादा भी हमारी भारत सरकार और हम लोग मानव है, वह उस पर विचार नहीं किया। अगर हम उसका पूर्ण रूप से विरोध करते तो वो कानून निरस्त हो जाता, उसको मान्य नहीं किया जा सकता। उस कानून को जो हटाया है, उस कानून को पुनः वापस स्थापित करना चाहिए था। भारत सरकार को भी इस पर विचार करना था कि यह देश की रक्षा के लिए है और इस देश की रक्षा तभी होगी जब ही हम पति पत्नी पवित्रता से जीवन बिताएंगे। आप देखेंगे कि जिसके माता पिता सच्चे पत्नीव्रता जो पालन करते हैं, उसी की संतान महान बढ़ती है। हमारे यहाँ कहा भी गया है कि माता जने तो वीर जन के दाता के नूर, नहीं तो रहिए बांधी मति गुमावे नूर। अर्थात जो माता को पैदा करना है तो भक्त को पैदा करे, वीर को पैदा करे, शासी व्यक्ति को पैदा करे, राष्ट्र के रक्षक को पैदा करे, न कि ऐसे तत्वहीन, व्यभिचारी, प्रमादी, आलसी, कायर व्यक्ति पैदा हो। परंतु अगर ये पति पत्नी अगर ये इस धारा के अंदर मान्य हो गया है तो वो स्वतंत्र हो जाएंगे। देश की क्या स्थिति होगी, फिर आप ये आस नहीं कर सकते कि ये राष्ट्र महान बनेगा। कैसे बनेगा? आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। जब विश्व कप हुआ तो फुटबॉल के अंदर ब्राज़ील की टीम ने, ब्राज़ील सरकार ने 6 मास के लिए किसी खिलाड़ी को किसी महिला मित्र पत्नी से मिलने नहीं दिया गया था और 6 मास तक बहुत अपना ट्रेनिंग इतनी अच्छी की कि विश्व कप को जीता। अगर भारतीय खिलाड़ियों को भी देखा जाए तो जब तक शादी नहीं किया है, चरित्रवान है, तभी वो पदक जीत पाता है, वरना नहीं जीत पाएगा। आपको ये गलतफहमी है कि विदेशी खिलाड़ी भी प्राय काम वासना के शिकार हैं। नहीं, जब वो अपने अंदर जब प्रतियोगिताएं होती है, जब टूर्नामेंट होते हैं, तब वो पूर्ण चरित्र रूप से पालन करते हैं, पूर्ण ब्रह्मचारी का पालन करते हैं। हमने देखा है, प्राय हम तो इस कोचिंग कैंप में जाते थे तो हमको इसका पता है। प्राय दिल्ली में कैंप लगता था, विदेशी पहलवान, विदेशी कोच भी आते थे, तो हम उसमें देखते थे वो चरित्र का पालन करते थे। जब पदक जीत लिया, आयु बढ़ती है, तब विवाह कर दिया। जब महिला मित्र से संबंध हो गया तो वो उस टूर्नामेंट को छोड़ देते थे, तब वो उससे हट जाते थे। परंतु भारत की इस मानसिकता के अंदर खिलाड़ियों को भी ये पता नहीं है कि चरित्रवान होंगे तब देश के लिए हम पदक जीत पाएंगे, वरना हम नहीं जीत सकते। ये इसका मूल रहस्य है जिसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर खिलाड़ी ब्रह्मचारी का पालन करता है, चरित्रवान है, तो उसको प्राय विश्व की कोई ताकत उसको हरा नहीं सकती। फिर भारत को पदक के लेने के लिए कहीं विदेशी कोचिंग कैंप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके मस्तिष्क के तंतु इतने तेज हो जाएंगे, वह अपनी कला से,
अपने भीतर की कला से अपने को विकसित करके देश का नाम रोशन करेंगे। और पदक के लिए तो पूरी तरह से समझो कि एक तरह की झड़ी लग जाएगी, परंतु आज के अंदर में 2, 4, 5, 6, 7 पदक के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, फिर भी बहुत उतना लाभ नहीं मिलता जो चरित्रवान से मिलेगा। इसलिए खिलाड़ी भी इस बात को सोच ले, भारत सरकार भी सोचे कि जब खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाती है उन्हीं का चयन करें जो चरित्रवान है, तो इस देश को महान हम बनाया जा सकता है। फिर पदों की तो झड़ी लगेगी, फिर पदों के लिए दूसरे देशों पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं। ट्रेनिंग लेने के लिए भारत के खिलाड़ी सब विदेश जाते हैं क्योंकि स्वयं की शक्ति खो चुके हैं, जबकि इस मानव के अंदर भीतर में अनंत शक्तियाँ समाई हुई है, उसको जागृत करना है। चरित्रवान के द्वारा, साधना के द्वारा जागृत होगा, वो तो प्राय विलुप्त हो चुका है। तो आप ये समझेंगे जब चरित्र नहीं टिकेगा तो मानव जाति की सभ्यता, मानव जाति के जो गुण हैं, जो संस्कृति है, जो सभ्यता, वो कैसे टिकेगी। हम विपरीत दिशा की ओर जा रहे हैं। हमारे अंदर जो सिद्धांत थे वो सिद्धांत को सब तनंजलि दे दिए हैं, ऐसी तिलांजलि दे दिए हैं कि बचने के लिए अब अशेष कुछ रहा ही नहीं। आप देखेंगे पहले के समय में विद्वान बनने के लिए भी चरित्रवान होना पड़ता था, और गुरुजी इतने सख्त होते थे कि अपने शिष्यों को मर्यादित ढंग से पूरा कंट्रोल रखते थे, पूरा जीवन मर्यादित गुजरता था, कहीं तरह की उसमें बिल्कुल शीतलता नहीं होती थी, तभी शिष्य महान बनता था, देश का नाम रोशन करता था। हम जब कुश्ती लड़ते जब कहते थे कि एक गामा पहलवान था भारत के अंदर, वह विश्व के अंदर 5 सेकंड का चैलेंज देता था, 5 सेकंड के ज़्यादा उसके सामने कोई टिकता नहीं था। परंतु आज हमारे सामने विदेशी खिलाड़ी तो इतने हौसले बुलंद लेके आते हैं क्योंकि वो चरित्र का पालन करते हैं, हम लोग नहीं करते। हम लोग क्या है, आजकल की कल्चर की बुराइयों को अंदर प्रवेश कर लिया, अच्छाइयों को नहीं लेते हैं। किसी की अच्छाई को लेना चाहिए, बुराई को नहीं लेना चाहिए। हमारे गुरुजी कहते थे कि हर मानव में किसी में एक पॉइंट का गुण होता है, एक कुछ न कुछ विशेष गुण होता है, तभी वो मानव आगे बढ़ता है, वरना नहीं बढ़ सकता हर क्षेत्र के अंदर। तो इसलिए मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन है तो वह चरित्रहीनता है। उसको सुधार ली जाए तो ये देश महान बनेगा, इतना महान बनेगा कि उसकी तुलना किसी देश से कोई करने वाला देश रहेगा ही नहीं। तो आज के समय में विद्यार्थी अगर विद्या अर्जन करने में सबसे अग्रणी होना चाहे, जो चरित्र का पालन करे, तो उसका विकास स्वतः होगा। उसके विकास के लिए दर दर की ठोकरें खाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये जो कोचिंग क्लासें चलाए जा रहे हैं, जो केवल व्यापार है, पैसा कमाने के लिए लोग चला रहे हैं, प्राय एक व्यापार हो गया है। जबकि पहले आपको पता हो तो भारत के अंदर निःशुल्क रूप से शिक्षा दी जाती थी। गुरुजी के यहाँ कोई शुल्क नहीं लगता था, प्राय एक अपना धर्म, अपना उत्तरदायित्व, अपनी परंपरा चलाने के लिए पढ़ाया जाता था। और बड़ा प्रेम से शिष्य जब तैयार होता था तो बड़ो गुरु को इतनी प्रसन्नता होती थी कि हमारा शिष्य विश्व के अंदर मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करेगा, ज्ञान अर्जन करके उसको जन जन तक पहुंचाएगा। आज के समय में केवल वहीं अपने तक सीमित रह गया है। हम देखते हैं प्राय बड़े बड़े कार्यक्रम में भी प्राय लोग पैसों के लालची हो चुके हैं, पैसों के इतने लालची हो चुके हैं कि कोई धर्म पर रुचि नहीं, भारतीय संस्कृति पर रुचि नहीं। भारत क्यों मान था? भारत त्याग प्रिया, भारत अर्थ प्रिया नहीं था। अर्थ तो स्वतः आता है। हमारे में अगर गुण ऐसे विकसित होंगे, हमारे में कुछ इसी विशेषता है, तो ये तो स्वतः आएगी। हमारे गुरुजी भी कहा करते थे कि धर्मार्थ कामस्य, धर्म है, चरित्रवान है तो अर्थ तो स्वयं उसके चरणों में आएगा। आप देखते थे पहले ब्राह्मण पवित्र होता था, त्यागी होता था, तपस्वी होता था और निस्वार्थ भाव से कार्य करता था, वैराग्यवान होता था, तो उसके चरणों में लक्ष्मी तो स्वतः आती थी। उसके चरणों में लक्ष्मी का निवास है। आज भी उसको अगर हम त्याग, तपस्या, चित्रवान से बल से देखना चाहें तो उसकी परीक्षा कर सकते हैं। हर क्षेत्र के आविष्कारकर्ता उसकी परीक्षा कर सकता है। उसको कोई भी आविष्कारकर्ता, कोई भी जांच करता, कोई भी अनुसंधान करता काट नहीं सकता है। ये हम डंके की चोट पे कहते हैं। तो प्राय आज के समय विद्यार्थी अगर सबसे अग्रणी बनना है, आविष्कारकर्ता बनना है, वैज्ञानिक बनना है, भारतीय धर्म संस्कृति की रक्षक बनना है, तो सबसे अग्रणी रूप से आना है, जो चरित्र का पालन करना पड़ेगा।
चरित्रवान नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। हम केवल ख्वाब देखते हैं, केवल सपने देख रहे हैं कि हम महान बन जाएंगे, ऐसे महान नहीं बन सकते हम लोग। आप देखेंगे विदेशी लोग जितने आविष्कार करता है, वैज्ञानिक है, वो जिस समय जिस कार्य में लगते हैं वो पूरा अपनी पूरी ऊर्जा शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं, जिस कारण से आज इतने बड़े बड़े आविष्कार हुए और वो देश महान बने। बाद में उन लोगों ने क्या किया उसके बारे में आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। जिस समय जिस काम का निर्माण किया, जिस वस्तु का आविष्कार किया, उस समय वो चरित्रवान थे, चरित्रवान है, तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अपनी पूरी ऊर्जा शक्ति एक ही बिंदु पर केंद्रित कर दी है, तभी उसमें कुछ परिणाम आएगा, वरना नहीं आ सकता। तो जब ब्रह्मचारी रहेंगे, चरित्रवान रहेंगे, तो एक विषय पर पूर्ण शक्ति, ऊर्जा शक्ति जो शरीर की है वो केंद्रित कर दी जाएगी, तो नई नई आविष्कार करता, नई नई खोज, नई नई टेक्निक विकसित होगी। तो हम किसी दूसरों पर गुलाम नहीं रहेंगे, दूसरों की टेक्निक पर गुलाम नहीं रहेंगे, हम स्वयं आविष्कार करता बनेंगे, तभी हम भारत देश को महान बना सकते हैं। वरना हम केवल किंवदंती मात्र कहने से काम नहीं चलेगा, कथा आदि कहानी कहने से काम नहीं चलेगा। हाँ, जो पूर्व जो लोग हमारे जो ऋषि मुनि थे जो कर गए हैं, वो भी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, साधारण वैज्ञानिक नहीं थे। आप देखेंगे कि जितने भी समय में आज जो चल रहा है, दिन है, रात है, वार है, मास है, नक्षत्र है, सब जितने भी सन, ये सब भारतीय ऋषि मुनियों की ही देन है, उसी को बनाया गया। उन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन करके, कुछ उसका विकास करके उसको पूरे विश्व के अंदर में इतना फैला दिया है जन जन तक कि वो पूरा विश्व उसको मान्य कर दिया है। परंतु भारतीय संस्कृति को देखेंगे, उसके मूल सिद्धांत में देखेंगे, अगर भारत सरकार चाहे तो भारतीय मूल संस्कृति को पुनः विकसित कर सकती है। पूर्ण नियम ऐसे बने, हमारे यहाँ जब नया साल मनाया जाता है तो चैत्र मास मनाया जाता है, चैत्र पर की शुक्ल पक्षी प्रतिपदा से भारत के अंदर नया संवत्सर चालू होता है। उसी को आप देखेंगे, उस संवत्सर की फलश्रुति भी है, वही पूरे विश्व के अंदर में जो है उसकी फलश्रुति जो वर्णन किया जाता है, वही पूरा संवत्सर वैसे ही गुजरता है। परंतु हम आज के अंदर में केवल सन के ऊपर चलते हैं और प्राय जो विक्रम संवत्सर है उसको हम भूल गए, इसका हमको प्राय ज्ञान ही नहीं रहा, आने वाली नवयुग तो इसको भूल गए हैं। तो भारत सरकार चाहे तो अंदर पूरे भारत के अंदर सब ऑफिस डिपार्टमेंट में, कार्यालय में, कोर्ट में, शिक्षा केंद्र में सब चैत्र मास के संवत्सर से अगर प्रारंभ करे तो भारतीय संस्कृति पुनर्जीवित हो सकती है, चैत्रवान जीवित हो सकता है और प्राय भारतीय की जो अनंत शक्तियाँ जो भारत के देश के अंदर विद्यमान है वो विकसित हो सकती है और विश्व कल्याण में अपना सबसे बड़ा योगदान दे सकती है और नए नए आविष्कार करता, नए नए विज्ञानी शक्तिमान देश बन सकता है। वरना कल्पना करना व्यर्थ है, इसमें कुछ होने वाला नहीं। यथार्थ अर्थ अलग है, बात कहना अलग है, भाषणबाजी कोई भी कर सकता है, सरकार भी अच्छी बोल देती है, बहुत सुंदर भाषण करना जानती है, परंतु यथार्थ नहीं होता है। हम देखते हैं काशी में अंदर में, अभी हम काशी में ही मौजूद हैं, तो काशी के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है उसकी क्या हालत है। आप देखिए, अंदर जाएंगे सब सड़कें टूटी फूटी है, सब गंदगी फैली हुई है, अभी पानी का निकासी भी नहीं हो रहा है। गंगा जी साफ कैसे करेंगे? पहले गंगा मंत्री बनाया गया था, गंगा मंत्रालय बना था, अब तो गंगा मंत्रालय है ही नहीं। गंगा जी की कैसी सफाई की? आप देखिए गंगा जी का क्या हालचाल है, हकीकत क्या है। यथार्थ स्थिति जो रहते हैं उनको पता है क्या हाल है। गंगा की सफाई के लिए क्या हो रहा है, प्रदूषण रोकने के लिए क्या हो रहा है, बताइए आप। इतनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, केमिकल सब डाला जा रहा है, गंदगी डाली जाती है। यहाँ तक आप देखेंगे पूरी काशी क्षेत्र की सिविल लाइन का गंगा जी के अंदर ही बिछी हुई है, उसका भी कोई रोक नहीं है। आप बताएं, गंगा जी में सीवरेज का पानी जाएगा, मलमूत्र का पानी जाएगा पूरे शहर का, और एक शहर नहीं, जब गंगा जी चलती है तो कितने शहर आते हैं रास्ते में। कानपुर के अंदर चमड़ा व्यापार है, वो पूरा इसी में डाला जाता है। अब बताओ गंगा की सफाई कैसे होगी? उसको सरकार भूल गई है और जो इसके आंदोलन में लगे थे वह भी सब भूल चुके हैं। कोई इस पर, गंगा पर आजकल चर्चा ही नहीं करता। जबकि गंगा तो अमृत है, अनंत रोगों को नाश करने वाली एक तरह के एक अमृत औषधि है, परंतु आज वो औषधि आएगी कैसे? अब हम उसमें गंदगी फैलाएंगे, गंदे पानी डालेंगे, मलमूत्र का जो सीवरेज लाइन उसी में डाल देंगे, फिर गंगा जी को माँ हम कैसे कहते हैं? अरे माँ को दूषित कर रहे हैं, हम गंदा कर रहे हैं। क्या आप किसी मनुष्य को मलमूत्र खिला सकते हैं? तो गंगा को क्यों खिला रहे हैं?
क्योंकि गंगा प्राय महान है, वो बोलती नहीं है और हमारी मानव जाति उस पर कुछ विचार नहीं करती, सरकार भी नहीं करती। अब वो गंगा मंत्रालय बिल्कुल बंद बिस्तर में बंद हो चुका है, अब वो वापस खुलने वाला कहीं नजर आता ही नहीं। गंगा के अंदर कोई बोलता नहीं। यथास्थिति आप आके देखिए, तब पता लगेगा गंगा में क्या सुधार हुआ है, काशी में क्या सुधार हुआ है। आप देखिए, काशी के अंदर आप देखेंगे हर गली हर रास्ते बिल्कुल गंदगी से भरे हैं, बिल्कुल सफाई का नाम ही नहीं है। प्राय आप देखेंगे थोड़ी बारिश होने पर पूरे घंटे भर जाते, उसको पानी की निकासी नहीं है। हम लोग गुवाहाटी में रहते थे तो वहाँ देखते थे कितना भी मूसलाधार बारिश बरसे, परंतु रोड पे पानी इकट्ठा नहीं होता। निकासी बनाए, इस काशी की पवित्र भूमि को और अधिक उज्जवल बनाए और साफ सुथरी नगरी बनाए, तभी जीवन सफल होगा। केवल होल्डर बोल्डिंग लगाने से तो नहीं होगा। स्वच्छ काशी, महान काशी, ऐसा तो नहीं हो सकता है। प्राय हम देखें कि भारतीय संस्कृति की जो प्राचीन नगरी है वह काशी है, शिक्षा का केंद्र काशी है, तो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। और सरकार को आजकल देखते हैं हम, प्राय सभी लोग बताते हैं कि महाराज इस शिक्षा का स्तर तो बिल्कुल ऐसा बंटा धात हो गया है कि उसको कहने लायक ही नहीं है। प्राय नकल चलती है, सब विद्यार्थी आचार्य शास्त्री पास कर लेते हैं, पीएचडी भी हो जाती है, परंतु उसमें योग्यता नाम की वस्तु नहीं होती है। सच्चा तरह से परीक्षा होती ही नहीं। परीक्षा का मतलब ये है जो विषय छात्र पढ़ता है उसको किसी तरह से उसी पॉइंट पे कैसे घुमा के पूछा जाए, फिर भी वह सही उत्तर दे, तभी उसको उत्तीर्ण किया जाता है। नकल तो होनी नहीं चाहिए। प्राय नकल इतनी हो गई है, अब संस्कृत विषय, संस्कृत भाषा का माने मूल कुछ गिरावट का कारण एक ही रहा है कि नकल होती है, और उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादा होती है, जिसके अंदर में प्राय डिग्रीधारी तो बहुत है, सर्विस करेंगे, कुछ कर लेंगे, अपना काम चल गया। आपको पूछेंगे तो कुछ आता है जाता कुछ भी नहीं है उसको, तो ऐसे कोई शिक्षा होती है? तो भारतीय संस्कृति का कैसे उदय होगा? इस पर विचार करे भारत सरकार और हर मानव भी विचार करे। ये हमारी कमजोरी है। अगर हम नकल मार के पास होंगे तो हम क्या शिक्षा ग्रहण की, हमको ज्ञान क्या अर्जन हुआ? कुछ अर्जित नहीं हुआ, हम केवल हो गए। अब क्या है कि जब नियुक्तियां होती है तो किसी का फोन आ गया नेता का, कभी कहाँ से सरकार का फोन आ गया, किसी दल का फोन आ गया, हो गया नियुक्ति उसकी। वो योग्य तो है ही नहीं, परंतु प्रेशर पड़ा, हो गया। अधिकारी भी सरकार से डरता, अरे ईमानदारी का पालन करो। ऐसे ऐसे भारतवर्ष में ऑफिसर अधिकारी हुए जिन्होंने सरकार की परवाह नहीं करी, किसी न्यायालय की व्यवस्था की परवाह नहीं की, केवल सत्य पे चले, उसी को उत्तीर्ण करते थे जो योग्यता होती थी। आज योग्यता का अभाव आ चुका है और चरित्र का भी पतन हो चुका है। उसका मूल कारण यह है, मिली भक्त है सबकी। कोई इस पर बोलना नहीं चाहता, कोई इस टॉपिक पर बोलना ही नहीं चाहता। हम इस विषय पर काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े समाज संबंधी संस्थाएं आदि भी इस पर कुछ बोलती नहीं है। प्राय विराम धारण करके मौन धारण कर लिया है। इस पर हम इतना ही कहेंगे कि भारत में चरित्र बचेगा, भारत में संस्कृत भाषा बचेगी, भारतीय संस्कृति बचेगी और राष्ट्रीय भक्त पैदा होंगे, भारत देश के रक्षक पैदा होंगे, तभी भारत संस्कृति की रक्षा होगी, भारत की जो मूल विचारधारा उसकी रक्षा होगी। भारत की एक मूल विचारधारा है जो चरित्रवान बनाती है। विश्व की किसी भाषा, किसी सभ्यता में चरित्रवान का नाम ही नहीं है। तो भारत जिस चरित्रवान का जो जन्मदाता है वो उसकी रक्षा करे तो भारत महान बनेगा, तभी रक्षा होगी। यथार्थ हर क्षेत्र में प्राय उसको लिए कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वतः कार्य करेगा ईमानदारी से। हर कार्य को अपनी ईमानदारी से एक राष्ट्र के लिए हम प्राय देखते हैं, प्राय बाहर के लोग बताते हैं हमारे राष्ट्र की मर्यादा है, हम राष्ट्र हमारा बदनाम हो जाएगा, इसलिए कोई गलत कार्य नहीं करते। वो लोग बहुत सावधानी से रहते हैं, कोई वस्तु गलत वस्तु नहीं भेजेंगे। हमारे यहाँ अगर कहेंगे किसी को तो वो सड़ी गुली वस्तु को कह देगा बहुत अच्छी है, आप ले जाइए इसको, जबकि जाके खराब होती है। वह बाहर वाला विदेशी व्यक्ति है, वो इस बात को नहीं कहता, वो कहता हमारा देश बदनाम हो जाएगा, हमारा मानव जाति के लिए जो खिलवाड़ है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वो कभी गलत वस्तु नहीं बेचता, कभी गलत फल नहीं बेचता, कभी दूध में मिलावट नहीं। हमारे यहाँ तो खुल्लम रूप से होती है और कोई रोक नहीं। सब सरकारी अधिकारी, सरकार सब रिश्वतखोर हैं, सब पैसा दिया सब छूटे, कोई मतलब नहीं। देश की स्थिति बड़ी भयानक स्थिति आ गई है। इसको बचाने के लिए केवल हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उस जननी जो विश्व की सत्ता है उससे प्रार्थना करते हैं इस देश को बचाए, इसकी संस्कृति बचे, चरित्रवान बचे। जो मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु है चरित्रहीनता है, वो जिस दिन बच जाएगी उस दिन सभी गुण मानव जाति में प्राय विद्यमान हैं वो
उसका उदय हो जाएगा। वो शक्ति जो समाहित है, निंद्रा में पड़ी है, वो प्राय जागृत हो जाएगी, तभी इस देश का कल्याण होगा। बस इतना ही हम कहेंगे। हर हर महादेव।